गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एसपीटी में जो हमारा मतलब मान के चलिए कि 1 से 25 हम लोग देख लेते क्वेश्चन। ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। स्टैंडर्ड क्या, देखिए स्टेटमेंट टाइप का। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा वर्ड मिलेगा, उसको आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग 1 से 25 देख लिए थे, 1 से लेके 25 देखे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 26 क्वेश्चन से। ठीक है कि भाई क्या स्थिति है 26 से 50 तक। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन। हाँ, जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत जो है सो लंबा वीडियो होता है, देखिए मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, अगर एक क्वेश्चन में भी 2 मिनट ना दे तो फिर कैसे चलेगा काम। ठीक है, एक एक लाइन का तो है नहीं कि पार आप जेपीएससी के लिए जा रहे हो तो भाई आपको इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप 100 क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए उसके बाद आपका क्या एसपीटी में पकड़ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर है देखिए ट्रांसफ़र, आपको पता ही है ट्रांसफ़र जो है सो सेक्शन 20 में डिफाइंड है। और इसमें बोला जा रहा है कि भाई, इसमें ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए रैयत हु इज मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मेक ए गिफ्ट ऑफ लैंड टू हिज सिस्टर और डॉटर नॉटविथस्टैंडिंग द जनरल प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर 21। मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो सकता है सिस्टर या डॉटर को रैयत का लैंड। तो देखिए, अगर संथाल लॉ परमिट करता है तो आपको पता ही है 4 जो है सो कंडीशन है लैंड ट्रांसफ़र का या लीज़ का। लीज़ के लिए जैसे एक्साइज शॉप के लिए 1 ईयर के लिए लीज़ दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है कि आपको बहन या बेटी को दिया जा सकता है, तब संथाल लॉ परमिट करता है, तब लॉ के अकॉर्डिंग। तीसरा, माँ या वाइफ, विडो वाइफ को हो सकता है उसके भरण पोषण के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो क्या आंसर हो जाएगा भैया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ट्रांसफर टू द सिस्टर और डॉटर। ठीक है, सिस्टर और डॉटर सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट परमिट्स, इट इज परमिटेड बाय संथाल लॉ। तो क्या क्या आंसर है देखिए, पहला तो है गिफ्ट मस्ट बी ए नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस सब्जेक्ट टू द कमिश्नर परमिशन। सॉरी, द गिफ्ट मस्ट बी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस सब्जेक्ट टू द कमिश्नर परमिशन, ये नहीं है। द गिफ्ट इज परमिसेबल इफ ऑथराइज्ड बाय संथाल लॉ और कस्टम्स एंड रिक्वायर्स द प्रीवियस रिटर्न परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। ये बी नंबर सही है आपका, ये जो बी है ना, ये बी नंबर सही है आपका। ठीक है, ये ये आंसर सही है आपका, बी नंबर। ठीक है, सी क्या है, द गिफ्ट इज परमिसेबल ओनली इफ सिस्टर और डॉटर इज मैरिड टू नॉन aboriginal person residing in the same village. No, the gift is allowed only for life interest and the land revert to the रैयत हेयर्स अपॉन द डोनेटिव डेथ। ये सब नहीं है। ठीक है, संथाल अगर परमिट करेगा तो बहन बेटी को दिया जा सकता है गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट के दौरान आपको ट्रांसफर किया जा सकता है लैंड। उसके बाद देखिए 27 फेलियर टू यूटिलाइज लैंड फॉर द पब्लिक पर्पस। देखिए 53 में क्या बोलता है, 53 में क्या बोलता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है सो लैंड एक्वायर कर सकता है, किसके लिए, एजुकेशन, चैरिटेबल पर्पस, नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे 53 का आप चौथा या पांचवा क्लाउज है,
उसमें ये बोलता है कि अगर 5 साल के भीतर वो कल्टीवेट सॉरी यूज़ नहीं हुआ पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा, उसको जिससे जिस रैयत का था उसको वापस कर देगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, एक ऑर्डर पास करेगा आपका जो डिप्टी कमिश्नर है, एक आदेश जो भूमि को ग्राम प्रति भूमि घोषित करता है और प्रधान के साथ पुनः बंदोबस्त के लिए उपलब्ध है। नहीं, एक आदेश जो मूल रैयत या उसके वारिसों को उस नियमों और शर्तों पर भूमि बहाल कर सकता है जिसे वो न्याय संगत उचित समझता है, अगर 5 साल के अंदर वो जिस काम के लिए एक्वायर किया गया था अगर वो नहीं किया जाता है। ठीक है, एन ऑर्डर ऑक्शनिंग द लैंड टू द हाईएस्ट बीडर टू रिकवर, नहीं, ये भी नहीं। एन ऑर्डर वेस्टिंग द लैंड परमानेंटली इन द गवर्नमेंट विदाउट एनी फर्दर लायबिलिटी, नहीं, ये सब नहीं होगा। ठीक है, जिसका लैंड था उसी को वापस कर, जिससे एक्वायर किया गया था पब्लिक पर्पस के लिए, अगर वो नहीं होता है तो जिसका लैंड था भाई उसको वापस कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेगा कि भाई जिसका था या उसका जो हेयर्स है बेटा बेटी है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 53(6) में दिया हुआ है। ठीक है, रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन ऑफ द लैंड टू द ओरिजिनल हेयर रैयत एंड हिज हेयर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेनाल्टी फॉर अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ महुआ ट्री। आपको पता है 17(1) का जो क्लाउज है उसमें महुआ ट्री एसडीओ के परमिशन के बिना नहीं काटा जा सकता। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका पनिशमेंट आपको 67 में वर्णित है, 67 में वर्णित है 200 प्लस आपका 5 रुपया पर डे के हिसाब से, अगर ये होता है तो कंटिन्यू होता है ऑफेंस तो। ठीक है, फिर देखिए क्या बोलता है, एजेक्टमेंट फ्रॉम द लैंड होल्डिंग, नहीं, सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर टैक्स अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 2000 रुपीज और बोथ, फाइन अप टू 500 रुपीज एंड द टिम्बर शैल बी वेस्टेड, ये नहीं, ए फाइन अप टू 200 रुपीज एंड रैयत शैल बी लायबल टू कंपनसेट द लैंडलॉर्ड, ये क्लोज आपका आंसर लग रहा है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ विलेज हेडमैन, who among the following is explicitly excluded from the definition of the village, इनमें से किसको जो विलेज हेडमैन है ग्राम प्रधान उसके डेफिनेशन से बाहर रखा गया, इसमें मूल रैयत को रखा गया है बाहर, मूल रैयत विलेज हेडमैन नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला डेफिनेशन है आपका ग्राम प्रधान विलेज हेडमैन का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोलता है, ए ऑप्शन देख लेते हैं, पर्सन अपॉइंटेड बाय डिप्टी कमिश्नर अंडर सेक्शन 5 वो खास ग्राम के लिए विलेज हेडमैन। ठीक है, ए मूल रैयत और को मूल रैयत, नहीं, ए पर्सन हु इज मूल नॉट ए मूल रैयत रिकॉर्डेड एज ए विलेज हेडमैन इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये सही है क्योंकि मूल रैयत विलेज हेडमैन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है इट एक्सक्लूड्स ए मूल रैयत और एक को मूल रैयत। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्सिमम फाइन फॉर द एक्सेशन ऑफ अवाब, जितना फाइन पेनाल्टी है उससे ज़्यादा अगर कोई लैंडलॉर्ड या मतलब आपका विलेज हेडमैन है ना या मूल रैयत लेता है तो उसके लिए क्या पेनाल्टी है 52 में। उसके लिए देखिए ट्रिक है, 6 महीने प्लस 500 रुपीज़, इसको याद कैसे करोगे, देखिए 5 दूनी 10 होता है, 10 का आधा तो आधा आधा में याद कीजिए, 1 साल का था 6 महीना और 1000 का था 500, आधा आधा। ठीक है, देखिए आंसर है सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ्स और ए फाइन अप टू 200 रुपीज़ और बोथ।
ये नहीं होगा भाई। सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइल्ड अप टू 500 रुपीज़, ये सही है। अगर 53 वाला आप सेक्शन जाएंगे ना, तो उसमें विलेज हेडमैन, मूल रैयत, लैंडलॉर्ड सब के लिए पेनाल्टी है 67 में। ठीक है। और जो एक्सेशन वाला है ये 52 में है। ठीक है, दो जगह पेनाल्टी हो गई। एक तीसरा जगह है आपका 21 का 6 में, जहाँ मॉर्गेज खाली नहीं करता है वहाँ पे। ठीक है, ये 3 तरह का पेनाल्टी है। तो ये आंसर हो जाएगा। फाइन इक्वल टू 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ एक्सिट, ये कहीं भी नहीं है। ठीक है, फाइन, फाइन ओनली विच शैल नॉट एग्जिट 1000 रुपीज, नहीं, ये सब नहीं है। देखिए 3 तरह का पेनाल्टी सी एंड एस पी टी एक्ट में है। सॉरी, पहला देखिए 21 का 6 में, उसमें क्या बोलता है, अगर मॉर्गेज जो जिसको दिया था वो खाली नहीं करता है तो कितना उसका पेनाल्टी है। ठीक है, उसके बाद 52 में बात करता है, 52 में बात करता है अगर रेंट है ना ज़्यादा ले लिया है तो कितना पेनाल्टी है। तो इसमें 6 महीना और 500 है। इसमें क्या है आपका 21 का 6 में आपको 3 महीना प्लस 500। ठीक है, और फिर आपका पेनाल्टी 67 में है, 21, 52 और 67, इसमें 3 तरह का पेनाल्टी है भाई। एक तो एक है, मान लीजिए जो विलेज हेडमैन, रैयत, लैंडलॉर्ड, ये लोग कुछ गलती करते हैं, कुछ उल्लंघन को रोक नहीं पाता है, तो उसके लिए इसको दिया गया है आपको आ, एक सेकेंड में दिया गया है आपको ये, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा आपको दिया हुआ है आपको आ, अगर सेक्शन 20 का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके लिए है आपको 3 ईयर प्लस 1000 प्लस 50 रुपया पर डे, अगर कंटिन्यू होता है तो इस तरह से 3 है आपका पेनाल्टी। इसको एस पी टी एक्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, 21 का 6 में, फिर 52 में, फिर 67 में। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हेडमेंस रिवार्ड फंड, ये शायद 7 जेपीएससी में या किसी में आया हुआ है। ये डीसी करता है, जितना भी फाइन है तो होता है ना, फाइन कलेक्ट होता है एसपीटी एक्ट के अंदर, वो एक हेडमैन रिवार्ड फंड है, उसमें जमा होता है। और गांव का जो कल्याणकारी कार्य है उसके लिए खर्च होता है, उसका मैनेजमेंट और रिइंबर्समेंट डीसी करता है। ठीक है, आप देखिए, द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन नहीं भाई, द डिस्ट्रिक्ट जज नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट नहीं भाई, डिप्टी कमिश्नर ये। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक्शन 11 में ये बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांसफर ऑफ वेस्ट लैंड सेट असाइड पीरियड, मतलब वेस्टलैंड आपको पता ही है 27 में इसका बंदोबस्ती किया जाता है। ठीक है, 28 में इसका सेक्शन 28 में इसका प्रोसीजर है। तो अगर वेस्टलैंड का बंदोबस्ती करके दिया गया है और वो अगर 5 साल तक यूज नहीं हुआ, 5 साल के भीतर, ठीक है, तो सेटलमेंट को डिप्टी कमिश्नर क्या है ना खारिज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पूछा था कि कितना दिन के अंदर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो 5 साल। ठीक है, सेक्शन 33 में है, अगर सेटलमेंट ऑफ जो वेस्टलैंड है उसका यूज नहीं हुआ तो सेक्शन 33 में। ठीक है, सेक्शन 33। ठीक है, अपील पीरियड टू द कमिश्नर, अपील पीरियड टू द कमिश्नर, देखिए लिमिटेशन वाला चैप्टर है। लिमिटेशन वाला चैप्टर क्या है, 64 चैप्टर 8, उसमें सेक्शन है 64, 65। ठीक है, उसके बाद 66, है ना,
इसमें लिमिटेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कमिश्नर के पास अपील 90 दिन और डीसी या एसडीओ के पास 60 दिन। ठीक है, देख लेते हैं अभी। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील अगेंस्ट, 90 days from the date of order appeal against, 6 months from the date of order appeal against and 1 year from the date of order appeal against। देखिए 90 दिन है, इसका पता ही है आपको, 66 सेक्शन में दिया हुआ है। और एसडीओ और आपका डीसी के पास अपील करने का लिमिट कितना है, 60 दिन, 60 डेज। अपील पीरियड टू द डिप्टी कमिश्नर और एसडीओ 60 दिन, अभी बता दिया आपको है ना, ये 60 दिन हो जाएगा, 60 डेज। ठीक है, देखिए 60 दिन पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए परमानेंट रेट रिडक्शन कौन सा सेक्शन में है, 50 में, सेक्शन 50 में है। ठीक है, और कितना दिन के लिए हो सकता है, जब तक कि नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट ना बन जाए तब तक ये रिकॉर्ड रहता है, रिडक्शन रहता है। ठीक है, इसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ लैंड मैक्सिमम कॉस्ट रिकवरी, जब उपायुक्त धारा 20(5) के तहत आदिवासी रैयत को भूमि बहाल करता है तो वह रैयत को अंतरित को उसके कब्जे की अवधि के लिए बहाल की गई भूमि के लगान के किस अंश से अधिक की राशि भुगतान करने का आदेश देता है। मतलब व्हेन द डिप्टी कमिश्नर रीस्टोर्स, जब रीस्टोर करता है लैंड टू एन एबोरिजिनल रैयत अंडर सेक्शन 25, he may order the रैयत to pay transferee a sum not exceeding what fraction of rent of the restored land। कितना उसको लगान देना पड़ेगा, 1/4 नहीं, 1/3 नहीं, एक आधा, आधा लैंड देना, आधा मतलब रेंट देना पड़ेगा भाई। ठीक है, देख लीजिए 20(5) में, 20 का 5 में ये चीज लिखा हुआ है, सेक्शन 20 सब क्लाउज 5। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 37 क्वेश्चन है, 37 प्रिजम्पशन फॉर अबांडन सिकनेस ऑफ माइनॉरिटी, ये आपको पता ही था भाई, हम बता दिए थे आपको कि 22 सेक्शन में बोलता है, सेक्शन 22 में कि भाई अगर कोई बंदा अनुपस्थित है, बीमार है, उसका बैल वैल मर गया है या उसका विडो या माइनर है, तो अपना अपना जो टेम्पोरली दे सकता है। ठीक है, वही पूछा गया है, उन मामलों में जहां कोई रैयत बीमारी, शारीरिक असक्षमता या नाबालिग या विधवा होने के कारण अपनी जोत को अस्थायी रूप से न्यास दे देता है, अधिकतम कितनी अवधि के लिए जोत को प्रत्याक्त माने बिना न्यास पर दिया जा सकता है, 10 साल। हम लोग पढ़े थे इसको। ठीक है, 10 ईयर्स। सॉरी, यहाँ पे जो क्लाउज ए और सी था ना, ए और सी मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना और मवेशी का मर जाना, इस दो केस में अगर किसी को टेम्पोररी रूप से किसी रैयत ने जमीन दिया है, ठीक है, तो उसको 10 साल के अंदर उस जमीन को अपना क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो वो अबांडेंट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बी और डी में, बी और डी जहाँ शारीरिक रूप से असक्षम था या रैयत माइनर या विडो था, तो इस दो केस में क्या था, अगर जमीन दिया है इस केस में किसी और को कि भाई हम माइनर हैं, हम विडो हैं या हम बीमार हो गए हैं, तो उस केस में ये 10 साल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, वो कभी भी क्लेम कर सकता है।
ये है आपका जो है सो इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर देखिए यूज ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस कंपनसेशन 53 फॉर द एक्विजिशन ऑफ रैयती लैंड फॉर द पब्लिक पर्पस अंडर सेक्शन 53 हु इज द अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कंपनसेशन? डीसी है, कमिश्नर नहीं, डिप्टी कमिश्नर यस, सब डिविजनल ऑफिसर नहीं भाई, सिविल कोर्ट नहीं, ठीक है। तो बी नंबर आंसर डीसी, डीसी है। 39 क्लासेस ऑफ रैयत 12 में दिखाया गया है तीन तरह का, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नूतन न्यू रैयत। रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत और न्यू रैयत, ठीक है। तीन तरह का क्लास ऑफ रैयत है 12 में। फिर आपका यह है डेफिनेशन आपका, धारा 12 रैयतों के तीन वर्गों को इस प्रकार प्रभावित करती है: निवासी जमाबंदी रैयत, अनिवासी जमाबंदी रैयत और नया रैयत, ठीक है। फिर देखिए रिकवरी ऑफ कॉस्ट डैमेजेस, रिकवरी ऑफ कॉस्ट डैमेजेस, ये आप चले जाइए सेक्शन 70 में, रिकवरी ऑफ कॉस्ट डैमेजेस है सेक्शन 70 में, ठीक है। कॉस्ट, इंटरेस्ट, डैमेज, कंपनसेशन, ये सब रिकवरल कैसे होगा भाई? अंडर ए डिग्री। कौन कौन सा चीज? आपका कॉस्ट, आपका इंटरेस्ट, आपका डैमेज और आपका कंपनसेशन। ये सब अगर किसी पर थोपा मतलब किसी को दे है तो ये रिकवरी कैसे होगा? एक डिग्री के द्वारा, मतलब एक ऑर्डर या डिग्री के द्वारा, ठीक है। और अगर फाइन और पेनाल्टी है तो फाइन पेनाल्टी है तो लॉ के अंडर में, इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेक्शन 70 देख लीजिए। एज अरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू नहीं, इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द रिकवरी ऑफ मनी ड्यू अंडर ए डिग्री, एक डिग्री के तहत देय धन की वसूली के लिए प्रदान किए गए तरीके से। बाय अटैचमेंट, सेल, डिफॉल्ट, रिमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, एज ए पब्लिक डिमांड अंडर पब्लिक रिकवरी एक्ट, ये भी नहीं। तो हो जाएगा एक डिग्री के द्वारा उसको कौन सा चीज? कंपनसेशन हो गया आपका, कोई फाइन और पेनाल्टी को छोड़ के जो भी रिकवरी होगा वो डिग्री के द्वारा होगा। फाइन पेनाल्टी क्या होगा? इस एक्ट में जो लिखा गया है सेक्शन, जैसे 67 है, 52 है आपका, वो 21(6) है, उसके तहत किया जाएगा। देखिए सेक्शन 70 आ गया ना, कैसे रिकवरी प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 70 में, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स इजेक्टमेंट पावर रिस्ट्रिक्शन, द ओनली एक्सेप्शन वेयर द लैंडलॉर्ड कैन इजेक्ट ए रैयत फ्रॉम होल्डिंग व्हेन इजेक्टमेंट इज डन विद द कंसेंट ऑफ विलेज हेडमैन मूल रैयत। नो, इन एग्जीक्यूटेड और डिग्री पास बाय सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के डिग्री से नहीं। इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट पास बाय डिप्टी कमिश्नर, यस, डीसी के द्वारा। फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग द लैंड फॉर हिज ओन प्राइवेट होल्डिंग, ये भी नहीं, ठीक है। सी नंबर 14, 14 बोलता है ना इजेक्टमेंट, 14 कहाँ कहाँ इजेक्टमेंट बोलता है? एक 14, एक 42 और एक 56, ठीक है। यूज ऑफ होल्डिंग फॉर रेसिडेंशियल एग्रीकल्चरल पर्पस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, सेक्शन 13 के अनुसार, धारा 13 के अनुसार एक रैयत अपनी जोत में भूमि का उपयोग किस उद्देश्य से करने के लिए हकदार है, बशर्ते यह खेती के लिए भूमि के मूल्य को भौतिक रूप से छीन न करे। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है कि आप लोकल कस्टम और लॉ है उसके अनुसार भूमि का उपयोग करो, या इस तरह से करो कि वो भूमि का क्षरण ना हो, भूमि का मूल्य ह्रास ना हो, भूमि खराब ना हो, ठीक है। इस ये 13 बोलता है, ठीक है। तो कैसे करना है? 13 में तो ये बोल दिया कि इस दो के अनुसार आप जो है सो भूमि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसा कैसा उपयोग करना है वो 13 में ही लिखित है आपका
15, 16, 17, 18 में। तो 15, 16, 17, 18 में क्या क्या है? ओनली फॉर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन है, फिर ओनली है, ओनली लिख दिया वर्ड, तो आवश्यक भूमि को छोड़कर नहीं, ऐसा नहीं, केवल खेती के उद्देश्य नहीं, खपड़ा और ये सब भी तो बना सकता है। निवास, कृषि या किसी अन्य गैर वाणिज्य उद्देश्य के लिए, हाँ ये भी हो जाएगा, नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ड्वेलिंग हाउस फॉर हिमसेल्फ और फैमिली एंड एग्रीकल्चर पर्पज। ये देखिए यहाँ पे 2-3 उद्देश्य दे दिया, मतलब ये ज़्यादा सही है। सही तो बी नंबर भी है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। बिल्डिंग भी बना सकता है सेक्शन 18 के अंदर, ठीक है, और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी बांध, आहरा, सब कुछ बना सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 43 नंबर, सिंपल मॉर्गेज बाय एबॉर्जिनल रैयत टू शेड्यूल्ड बैंक। 20(2) में एक आदिवासी रैयत को सामान्यतः साधारण बंधक बनाने से प्रतिबंधित किया जाता है, हालांकि एक अनुसूचित बैंक के पक्ष में साधारण बंधक के लिए धारा 20(2) के तहत क्या अनिवार्य है? The रैयत must be non-resident जमाबंदी रैयत। The रैयत must obtain the previous sanction of deputy commissioner. The रैयत must obtain previous sanction of landlord. No sanction is required if the loan is solely for the purchase of agricultural land equipment. देखिए 20 में सेक्शन में क्या बोलता है कि जो एबोरिजिनल रैयत है ना, वो दे सकता है, वो है ना अपना लैंड जो है सो दे सकता है। किस लिए भाई दे सकता है? सेक्शन 20 में लिखा हुआ है ये चीज। अगर एक तो बोनाफाइड कल्टीवेशन अपना तप्पा तालुक परगना में हो, वहां पे दे सकता है। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर के मतलब प्रीवियस सैंक्शन से आप पहले ले लो और आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक को दे सकते हो, ठीक है। तो ये बी नंबर, ठीक है, बशर्ते रैयत उपयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करे, ठीक है। पेनाल्टी फॉर कंटीजेंस ऑफ इलीगल पोजीशन 21(6) में कितना, 21(6) में कितना पेनाल्टी है भाई बताओ? 21(6) में क्या है? मॉर्गेज वाला है कि भुक्त बंधक अगर दे दिया है और उसका 6 साल का टेन्योर पूरा हो गया, और अगर जिसने मॉर्गेज लिया था वो खाली नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या है? 3 साल 500 रुपीज, सॉरी 3 महीने कारावास और 500 रुपया दंड, दोनों, और 10 रुपया पर डे के हिसाब से लगता है। तो कंटिन्यू करेगा तो 10 रुपया पर डे से, नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज, ठीक है। 300 रुपया और 500 तो लगेगा ही लगेगा, सॉरी 3 महीना और 500 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 10 रुपया पर डे लगेगा जितना दिन कंटिन्यू करेगा उसके बाद। कंपनसेशन फॉर बिल्डिंग अ इलीगली ट्रांसफर्ड लैंड। यदि किसी आदिवासी रैयत से अवैध अंतरण के बाद अंतरीति ने एक पर्याप्त भवन का निर्माण किया है और रैयत वारिस भवन का मूल्य चुकाने को तैयार है, तो उपाध्यक्ष का आदेश क्या होगा? बताओ। अच्छा देखिए क्या है ना, ये आपको 20 सेक्शन 20 में जाइए, सेक्शन 20 में क्या बोलता है कि भाई कि किसी तरह से लैंड ना किसी ने ले लिया है आदिवासी का, ठीक है, और उस पे मकान पक्का वक्का ये सब बना दिया है, तो 2 कंडीशन है कि भाई उसको बोलेगा कि भाई कम दे दो इसको, जिसका लैंड है उसको दे दो, ठीक है, और उसको बोलेगा कि भाई आप इसका कंपनसेशन दे दो, ठीक है। तो उस समय में अगर जो जिसने कब्जा रखा है लैंड, अगर वो वापस करने को तैयार है,
भवन मूल्य के साथ। मतलब सोचो एक आदिवासी है, इसने इसका लैंड किसी ने ले लिया। अब क्या है, इस बंदे ने घर बना लिया, घर द्वार ये सब बना लिया। ठीक है, अब ये आया बोला भाई बाबा मेरा लैंड वापस करो, मेरा लैंड वापस करो। ठीक है, मैं तुम्हारा जितना भी बिल्डिंग विल्डिंग बना है उसका पैसा मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो इस केस में डिप्टी कमिश्नर क्या ऑर्डर देगा, देखो, ऑर्डर द रैयत टू रिमूव द बिल्डिंग विद इन 6 मंथ। ठीक है, pass an order of restoration of the land to the rayat subject to the payment of value of the building as determined by him, reject the restoration application and validate the transfer due to the substantial nature of construction, order the state government to acquire the land। ये नहीं होगा आपका। ये क्या बोलेगा कि भाई आप क्या करो, एक ऑर्डर पास करेगा कि जितना बिल्डिंग है उसका अगर पे करता है तो ऑर्डर पास करेगा कि रैयत को आप जमीन दे दो, क्योंकि रैयत आपका जो जितना भी आपने मकान बनाया उसका पैसा वो दे रहा है। ठीक है, 20(5) में यही लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 5 में, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें 30 साल टेन्योर एक्ट वगैरह भी है। डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड अंडर सेक्शन 410 of the act includes all of the following except whom। किसको छोड़ के? प्रोप्राइटर, इसको याद कर लीजिएगा, टी पीजीटी चीटर, पीजीटी पीजीटी टीचर मतलब प्रोप्राइटर, गवर्नमेंट या घटवाल, और टी से टेन्यूर होल्डर। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी हो सकता है, टेन्यूर होल्डर और घटवाल भी हो सकता है, विलेज हेडमेंट या मूल रैयत नहीं हो सकता। मतलब ये जो विलेज हेडमेंट या मूल रैयत है ये आपका लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता, और मूल रैयत विलेज हेडमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए ये डेफिनेशन है। 47 नॉन एबोरिजिनल पर्सन क्या कौन है? जो कि शेड्यूल बी में है ना, उसमें नहीं फॉल करता है। ठीक है, सिंपल सा, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय विलेज हेडमैन, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और नोटिफाइड बाय कमिश्नर और डिवीजन। क्वेश्चन क्या था? धारा 4(11) के अनुसार एक गैर आदिवासी व्यक्ति वह है जो अनुसूचित बी में निर्दिष्ट किसी भी आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति या जनजाति से संबंधित नहीं है। या तो गवर्नमेंट जो बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट जो बोलेगी वो, या तो शेड्यूल बी में ना हो, शेड्यूल बी में ना हो, या फिर गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन दी है कि ये कास्ट आपका एबोरिजिनल नहीं कहलाएंगे, उस आदेश में उसका नाम हो। रैयत राइट टू प्लांट ट्री, the Rayat has the right to appropriate fruits and flowers only, but timber belongs to the landlord। पहला ऑप्शन। The Rayat has the exclusive right to cut, fell, appropriate the such tree subject to the condition section 17। ये हमको लग रहा है भाई, the right of the Rayat is coexistent with the landlord and joint permission is required for cutting। नहीं, यही वाला आंसर होगा। The Rayat is limited to trees plant for agricultural purpose excluding commercial timber tree। बी नंबर आंसर 17(1) में दिया ही हुआ है। 49 क्या है? रैयत राइट टू रियर सिल्क कुकुन और लैक, ये 17 का 2 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, फ्री होगा, सब कुछ फ्री है, ये फिक्स्ड एनुअल चार्ज नहीं होगा भाई। फ्री ऑफ एनी चार्ज ये हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर 17(2) में है, बोला ना। 50 कंसिक्वेंस ऑफ इलीगल ट्रांसफर,
क्या बोलता है, यदि उपायुक्त 20(5) के तहत एक अवैध अंतरण पाता है और अंतरणकर्ता पर्याप्त भवन के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं है, तो भवन से संबंधित डिफॉल्ट ऑर्डर क्या है, हटाने बोलेगा। क्या बोलेगा, द डिप्टी कमिश्नर शेल ऑर्डर द ट्रांसपोर्ट टू रिमूव द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर विद इन 6 मंथ एक्सटेंडेबल टू द 2 years। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो उसको 6 महीना देगा कि भाई तुम अपना बिल्डिंग विल्डिंग हटा लो, क्योंकि ये जो जमीन है ये गैर मतलब कानूनी तरीके से तुम्हारे पास आया है, ये ओरिजिनल का जमीन है, तो हम तुमको 6 महीना देते हैं, तुम हटा लो। और बोलेगा नहीं नहीं हुजूर 6 महीना नहीं, मुझे ज़्यादा दो। बोले चलो ठीक है, 2 साल दिए तब भी हटा लो। तो ये था हमारा 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन। ठीक है, आप इसी तरह से हम ले आएंगे आपका, फिर 51 से 75, फिर 76 से 100। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।